हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर श्वसन की परिभाषा और जीएस कार्टर के अनुसार श्वसन की प्रवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे श्वसन के प्रकार, प्राणियों में श्वसन अंग और मानव श्वसन अंग। तो आज के हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे श्वसन के प्रकार, नंबर 2 प्राणियों में श्वसन अंग, और नंबर 3 मानव श्वसन अंग। सबसे पहले अपन देखते हैं श्वसन के प्रकार। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वायवीय श्वसन, या इसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दूसरा अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जिसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। या इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सी श्वसन क्या होता है। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें पचित भोज्य पदार्थ, विशेष रूप से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये क्रिया जो होती है वो ऑक्सी श्वसन कहलाती है, वायवीय श्वसन कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, इसमें पचित भोज्य पदार्थों का
पचित भोज्य पदार्थ विशेष रूप से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप जल CO2 व ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार का श्वसन जो होता है वो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहलाता है। मैं यह समीकरण लिख लेता हूं, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन के द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके फलस्वरूप जल बनता है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बनती है। ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एक ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है 38 अणु बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। 2 नंबर अनऑक्सीश्वसन। जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और पचित भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है और इसमें ऊर्जा है वो कम बनती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसे अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। मैं यहां लिख लेता हूं, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसमें पचित भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट वसा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व मध्यवर्ती यौगिक यौगिकों का निर्माण होता है तथा कम मात्रा
मात्रा में ऊर्जा बनती है। इस प्रकार का श्वसन जो होता है वो जीवाणुओं के अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है और कोशिका के अंदर, मांसपेशियों के अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है। मांसपेशियों के अंदर मध्यवर्ती यौगिक के रूप में लैक्टिक अम्ल बनता है, जीवाणुओं के अंदर एथेनॉल बनता है। तो मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बनता है, जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें ऊर्जा जो होती है वो कम मात्रा में बनती है। तो इस प्रकार का श्वसन जो होता है वो अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। दूसरा टॉपिक हमारा है प्राणियों में श्वसन अंग। कौन कौन से होते हैं? तो प्राणियों के अंदर मुख्य जो श्वसन अंग जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शरीर की सामान्य सतह, के द्वारा श्वसन भी होता है कुछ प्राणियों के अंदर। दूसरा जो होता है वो होता है आपके गिल्स, जिसे क्लोम कहा जाता है। तीसरा जो होता है जिसे वायुवास्य कहते हैं। एयर ब्लैडर। और 4 नंबर जो श्वसन अंग प्राणियों के अंदर होता है वो होता है फेफड़े, जिसे लंग्स कहा जाता है। 1 नंबर देखते हैं, शरीर की सामान्य सतह। शरीर की सामान्य सतह द्वारा श्वसन। ये श्वसन जो होता है वो सबसे सरल प्रकार का श्वसन है और ये इसे प्रत्यक्ष श्वसन भी कहा जाता है। ये कुछ अल्प विकसित प्राणियों के अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है, यानी कि शरीर की सामान्य सतह जो होती है उनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय जो होता है वो शरीर की सतह के द्वारा होता है। इस प्रकार का श्वसन जो होता है वो सबसे सामान्य प्रकार का श्वसन होता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का श्वसन है। यह प्रत्यक्ष श्वसन होता है। एग्जाम्पल, किसके अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है? कुछ प्रोटोजोआ के अंदर इस प्रकार का होता है। प्रोटोजोअन के अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है। स्पंज के अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है और कुछ कृमियों के अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है। कुछ कृमियों के अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है, यानी कि जल के अंदर रहने वाले कम विकसित जो प्राणी होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का श्वसन होता है और जमीन के अंदर रहने वाले कुछ कृमियां जो होती हैं उनके अंदर भी इस प्रकार का श्वसन होता है। दूसरा श्वसन अंग जो होता है जिसे गिल्स कहा जाता है, जिसे क्लोम भी कहते हैं। गिल्स जो होता है वो मुख्यतः जलीय प्राणियों का श्वसन अंग है। गिल्स एक तंतुमय रचनाओं से बना हुआ होता है जिसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल होता है और रक्त केशिकाओं में जो रक्त का प्रवाह होता है वो गिल्स के अंदर प्रवाहित जल के प्रवाह के विपरीत होता है, जिसके फलस्वरूप
जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इस प्रकार से जलीय प्राणियों का जो श्वसन है वो गिल्स के द्वारा होता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, गिल्स मुख्यतया जलीय प्राणियों में श्वसन अंग का कार्य करता है। गिल्स तंतुमय रचनाओं का बना होता है। तंतुमय रचनाओं का बना होता है जो रक्त केशिकाओं से घिरा होता है। रक्त केशिकाओं में रक्त का प्रवाह गिल्स में प्रवाहित जल प्रवाह के विपरीत होता है, जिसके फलस्वरूप जल में खुली हुई O2 रक्त द्वारा या रक्त में विसरित हो जाती है। इस प्रकार से गिल्स जो होते हैं वो जलीय प्राणियों के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तीसरे नंबर पे जो श्वसन अंग आता है जिसे वायुआश्य कहते हैं, एयर ब्लैडर, ये अनेक मछलियों के अंदर श्वसन अंग होता है। ये मुख्यतया जल स्थितिज कार्यों से संबंधित होता है, लेकिन इसके साथ साथ में वायुआश्य जो होते हैं वो श्वसन का कार्य भी करते हैं, सुनने का कार्य भी करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं, लेकिन इनका मुख्य कार्य जो होता है वो जल स्थितिक प्रणाली का होता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं, यह अनेक मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। यह मुख्यतया जल
एस्थेटिक कार्यों से संबंधित होते हैं। लेकिन वायु आश्य श्वसन ध्वनि उत्पन्न करना एवं सुनने का कार्य भी करते हैं। चार नंबर पे जो श्वसन अंग आता है जिसे फेफड़े कहा जाता है, या जिसे लंग्स कहते हैं, लंग्स, यह स्तनधारियों का प्रमुख श्वसन अंग है। यानी कि स्तनधारी जो होते हैं उनका प्रमुख श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़े होता है। तो हम कह सकते हैं फेफड़े स्तनधारियों का प्रमुख श्वसन अंग है। और यह अत्यधिक प्रत्यास्थ होते हैं। मानव में भी मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़े होते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्राणियों के अंदर जो श्वसन अंग होते हैं या श्वसन का जो कार्य करने वाले विशेष अंग होते हैं वो शरीर की सामान्य सतह द्वारा कुछ प्राणी जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं, जो जलीय प्राणी जो होते हैं, वो गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। कुछ जलीय प्राणी विशेष रूप से मछलियां वायु आश्य द्वारा श्वसन करती हैं। और स्थल पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। यानी कि जिनका मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़े होते हैं। इस प्रकार से ये प्राणियों के अंदर सामान्य श्वसन अंग होते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है मानव श्वसन अंग। मानव श्वसन अंग यानी कि मानव श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं। तो मैंने एक बार पहले आपको बता दिया था, फिर भी एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके नासा छिद्र। नासा छिद्र से आती है नोजल कैविटी, नासिका गुहिका। और नोजल कैविटी के बाद में आती है ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आती है आपके कंठ, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में आती है आपकी श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में ट्रेकिया दो भागों में बढ़ती है जिसे श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकस। और ब्रोंकस के बाद में आती है श्वसनिकाएं, जिसके अंदर तृतीयक श्वसनी भी होती है, जिसके अंदर श्वसनिकाएं भी होती हैं, जिसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियल्स भी होती है और जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स भी होती है। और उसके बाद में वायु कुपिकाएं भी जिसके साथ में होती है। और अंतिम श्वसन अंग जो होता है वो होता है आपके फेफड़े यानी कि लंग्स। तो मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए, नंबर 1 नासा छिद्र, जिसे नोस्ट्रिल बोलते हैं। नंबर 2 नासा गुहिका, जिसे नोजल कैविटी कहा जाता है। तीन नंबर ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। 4 नंबर कंठ, जिसे लैरिंग्स कहा जाता है।
5 नंबर श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। 6 नंबर श्वसनी, जिसे ब्रोंकस, एवं श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली वायुकुपिका सारी है वो श्वसनिकाओं के अंदर आ गई। 7 नंबर जो होता है वो होता है फेफड़े, जिसे लंग्स कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र के अंदर ये श्वसन अंग जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, यानी कि इन श्वसन अंगों से मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण होता है, और जिनके प्रत्येक अंग के बारे में हम अगली क्लास के अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे।